हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पहलू तो रहेगा, लेकिन परीक्षा उपयोगी भी हो जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास के माध्यम से भारतीय इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग उठाने जा रहे हैं, आप इसका पूरा संबंध कहाँ जोड़ के चलेंगे? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ आप जोड़ के चलेंगे। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि मुस्लिम शासन का ही क्या बना रहा, एक डोमिनेंट ग्राउंड बना रहा। तो मुस्लिम शासन को आलोक बनाते हुए ये चर्चा जो संपूर्ण तौर पर आपकी जुड़ेगी, ये जुड़ेगी दिल्ली सल्तनत के साथ। अच्छा, आपने सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत में एक करेक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम क्या इल्तुतमिश है। अब इल्तुतमिश को लेकर के मैं अलग अलग प्रकार की चर्चाएं करूंगा। आज इल्तुतमिश की केवल एक चर्चा हम करेंगे और इल्तुतमिश की कुछ अलग चर्चाएं भी आपके सामने आएंगी। कुछ सवाल जैसे कई बार दिमाग में आते हैं, कुछ नई प्रकार के टॉपिक दिमाग में आ जाते हैं, तो जैसे जैसे माइंड में विचार आते रहेंगे उस हिसाब से इल्तुतमिश का आपका जो है पोस्टमार्टम होता रहेगा, है ना। नकारात्मक नहीं लेंगे। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड डिस्कशन होता रहेगा। अच्छा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान माना गया, चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस समय को आधार बना करके आप व्यवहार कर रहे हो, उस समय अगर किसी व्यक्ति को सिंहासन पर अपने आप को स्थापित करना है तो तलवार की शक्ति एक बहुत ही प्रभावशाली कारक मानेगी। जनरली ये कहा भी जाता, आपने सुना होगा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने आप को गद्दी पर इस्टेब्लिश करना चाहता है या कोई अन्य व्यक्ति अपने आप को गद्दी पर स्थापित करना चाहता है तो उसकी तलवार की शक्ति में क्या है? दम होना चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। अच्छा, कई बार कुछ इतिहासकार ये भी कहने की बात करते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कोई राजा है या अगर मान लीजिए कोई सुल्तान है या मान लीजिए अगर कोई शासक है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, सबसे बड़े पुत्र को गद्दी दिए जाने की बातें होती हैं। ये दो प्रकार की चर्चाएं होती हैं। अच्छा, इल्तुतमिश के शासनकाल से पहले तो आपको एक ही करैक्टर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप मोहम्मद गोरी साहब की बात करोगे तो मोहम्मद गोरी तो भारत में शासन करते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। यानी कि मोहम्मद गोरी का मुद्दा तो ये बन जाता है कि उन्होंने भारतीय क्षेत्रों में नाना प्रकार के सैन्य अभियानों का संचालन किया। और मैंने हमेशा आपको ये समझाया होगा कि मोहम्मद गोरी के पास अगर कोई बड़ा उद्देश्य रहा तो वो क्या था? आपका राजनीतिक। और उनके राजनीतिक उद्देश्य का सही मतलब ये हो जाता है कि वो हर हाल में भारत में क्या है, एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। या बदल के आप ये भी कह पाओगे कि उनका राजनीतिक उद्देश्य आपको सिखाने की बात करता है कि वो भारत में तुर्कों को राजनीतिक तौर पर स्थापित करना चाहते थे। वो अपने उद्देश्य में पूरी क्या है, सफलताएं प्राप्त करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इल्तुतमिश से पहले जो पहले करैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो इस तुर्कों की राजनीतिक शक्ति को आधार बनाते हुए या भारत में तुर्कों के भौगोलिक क्षेत्र को आधार बनाते हुए शासन करते हुए दिखाई पड़े, उनका नाम क्या था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में एक बिंदु को बिल्कुल भी नहीं उठाया गया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि मैं देखता हूं कि इतिहासकार दाएं बाएं की चर्चाएं कई बार करते रहते हैं कि ऐसा कुतुबुद्दीन ऐबक का मानना था कि भाई मेरे जाने के बाद जो मेरा पुत्र है आराम शाह, वो गद्दी पर आएगा। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की ओर से कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि उत्तराधिकार का ये जो प्रश्न होता है, किसी व्यक्ति के जाने के बाद अन्य व्यक्ति कौन सा आपको दिखाई पड़ेगा, इसको इतिहास में साथियों उत्तराधिकार का प्रश्न कहा जाता है। तो उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कोई भी प्रॉपर डिक्लेरेशन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था के उस नियम ने काम किया जिसमें बार बार ये समझाया गया कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद अगला व्यक्ति जो गद्दी पर आपको दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा? उसका बड़ा पुत्र होगा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आराम शाह के रूप में पुत्र उपलब्ध रहे, तो उनके जाने के बाद आपने किसको देखा? आराम शाह को देखा। लेकिन आप भली बात ये भी जानते होंगे कि आराम शाह को रिप्लेस करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। और जब इल्तुतमिश का शासनकाल आप पढ़ते हैं तो ये चर्चा 1236 ईस्वी के आसपास की रहेगी। और 1236 ईस्वी के आसपास में इल्तुतमिश जान पा रहे थे कि मेरे पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इस नाते मुझे अपना एक नैतिक कर्तव्य मानना होगा, लोगों को अपने पास बुलाना होगा और लोगों को ये समझाना होगा कि मेरे जाने के बाद उत्तराधिकार का जो प्रश्न पैदा होगा
उसके बारे में आपका व्यवहार ऐसा आ जाना चाहिए। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व्यवहार के अंतर्गत ऐसे पहले व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेंगे जिन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपने इस डिसीजन में बिल्कुल सफलताएं प्राप्त नहीं करेंगे, उसकी वजह तो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन उन्होंने अच्छी पहल की थी। उन्होंने तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स को अपने पास बुलाया, और आप जानते हैं कि तुर्कान चहलगानी जो है, अगर आप इस व्यवस्था को इल्तुतमिश के शासन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि इल्तुतमिश के शासन को सफलता देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप तुर्कान चहलगानी की बात करेंगे तो 40 लोगों का आप एक फिजिकल कंपोजिशन तो लेकर के चलेंगे, लेकिन इन 40 लोगों को इल्तुतमिश का गुलाम भी आपको कहना होगा, क्योंकि तुर्कान चहलगानी ने इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश का भरपूर सहयोग किया था। और इसी सहयोग के बदले में इल्तुतमिश के बारे में यह कहना काफी आसान हो जाता है कि उन्होंने अपने शासन के संचालन के क्रम में या धरातल पर आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की सफलताओं को प्राप्त किया। तो उनको लग रहा था कि भाई अगर हमने उत्तराधिकार के प्रश्न पर कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो हो सकता है कि तुर्कान चहलगानी का जो व्यवहार है, जो मेरे शासनकाल में सकारात्मक रहा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स को अपने पास बुलाया और कहा कि तो ऐसा है कि मैंने जो भी प्रशासनिक सुधार किए हैं, अगर आप उनको और भी ज़्यादा पॉजिटिव या सकारात्मक बनाना चाहते हो तो एक काम कर लो। मेरे कहने से मेरे जाने के बाद जो मेरा पुत्र है नसीरुद्दीन महमूद, आप इसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाएंगे, यानी कि आप इसको क्या है, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान के रूप में क्या है, लेकर के चलेंगे। अच्छा, मजे की बात यह रही कि नसीरुद्दीन महमूद के पास योग्यताएं तमाम प्रकार की हैं, और ऐसा इल्तुतमिश को भी लगता है कि मेरा जो वैध उत्तराधिकारी होना चाहिए, मेरा जो लीगल सक्सेसर होना चाहिए, नसीरुद्दीन महमूद के अलावा कोई अन्य व्यक्ति फिलहाल मुझे नजर नहीं आता जिसको मैं कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात करूं। तो तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स को उन्होंने समझाया कि मेरे जाने के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर कोई भी संघर्ष की स्थिति नहीं आनी चाहिए, या उत्तराधिकार के प्रश्न पर आप लोग क्या है, अज्ञानता के वातावरण में बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद नसीरुद्दीन महमूद ही क्या होगा, मेरा वैध उत्तराधिकारी माना जाएगा। लेकिन आपने यह भी पढ़ा होगा कि नसीरुद्दीन महमूद के पास योग्यताएं तो तमाम प्रकार की हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों में क्या उदासीन है। उसने साफ साफ मना कर दिया कि आप मेरे नाम का कितना भी डिक्लेरेशन करते रहो, मुझे दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठना, मुझे शासन संबंधी क्रियाकलापों के साथ अपना कोई भी जुड़ाव नहीं देखना। लेकिन इल्तुतमिश क्या है, वो लगातार नसीरुद्दीन महमूद साहब को अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि मामला काबिलियत का है, मामला दिल्ली सल्तनत के शासन के धरातल को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का है। मेरे पास संतानें और भी उपलब्ध हैं, लेकिन सभी के बीच अगर मैं कंपैरिजन करने की बात करूं तो सबसे पहला नाम तो आप ही का आता है। भाई मेरे लिए तो मेरे जो सबसे व्यवस्थित वैध उत्तराधिकारी हैं वो आप ही हैं। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि नहीं, मैं शासन संबंधी क्रियाकलापों के साथ अपना किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव करके नहीं चलूंगा, यानी कि मुझे आप अपना वैध उत्तराधिकारी ना बनाए। मामला कुछ ऐसा बना कि इल्तुतमिश अपने पुत्र को लगातार समझाते रहे और इल्तुतमिश के पुत्र लगातार अपने पिता को मना करते रहे, और इसी प्रक्रिया में अचानक से इल्तुतमिश की मृत्यु से पहले ही नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब क्या किया जाए? अब बाकी जो आपके पुत्र हैं वो इतने क्रांतिकारी हैं कि अगर आप उनको बड़ी जिम्मेदारियां देने की बात करोगे तो व्यवस्थाओं को संभालने के स्थान पर बिगाड़ देंगे। अब ऐसे में तो एक ही विकल्प बचता है भाई कि आप किसका नाम ले दें, रजिया। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि नसीरुद्दीन महमूद के जाने के बाद इल्तुतमिश ने अपने वैध उत्तराधिकारी के संदर्भ में प्रॉपर डिक्लेरेशन किया, और डिक्लेरेशन रजिया के पक्ष में किया। तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स को पूरा समझाया कि मेरे जाने के बाद इस्लामिक मान्यताएं आपके सामने नहीं आनी चाहिए, शरीयत के नियम और कानून क्या है आपके सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि शरीयत के नियम और कानून तो यही समझाने की बात कर रहे थे कि महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं है। तो इल्तुतमिश ने समझाया यहां मामला दिल्ली सल्तनत के सकारात्मक विकास का है।
यहां मामला एक व्यवस्थित वैध उत्तराधिकारी का है, तो आप इसको ज्यादा प्राथमिकता देकर के चलेंगे, ना कि आप शरीयत के नॉर्म्स को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तुर्काने चाहलगानी के मेंबर्स ने कहा कि साहब जैसा आपने कह दिया बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने आपके शासनकाल में आपके साथ संघर्ष की भावना कभी रखी ही नहीं। हम तो वो हैं जिन्होंने आपके शासनकाल के दौरान हमेशा आपके साथ क्या है, सहयोग की भावना रखी है। अगर आप रजिया को अपना वैध उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपका जो डिक्लेरेशन है इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करके चलेंगे। लेकिन मामला क्या हुआ आप जानते हैं, इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया का नाम नहीं लिया। तुर्काने चाहलगानी के मेंबर चिपक गए शरीयत की नॉर्म्स के साथ। तुर्काने चाहलगानी के मेंबर्स लगातार ये कहते रहे कि इस्लामिक मान्यताएं महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं देती, व्यवस्था खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। राज्य में चाहे कितनी भी योग्यताएं क्यों ना हो, अब हमें शरीयत के नियम और कानूनों के साथ क्या जाना पड़ेगा। असल में तुर्काने चाहलगानी के जो मेंबर्स हैं वो अब अति महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, और अति महत्वाकांक्षी बन के क्या है, शासक निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं। और जैसे ही वो शासक निर्माता की भूमिका में आए, यानी कि जो आपका तुर्काने चाहलगानी की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, जैसे आपको तुर्काने चाहलगानी की व्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, तो तुर्काने चाहलगानी के जो मेंबर्स हैं, तुर्काने चाहलगानी के जो मेंबर्स हैं अब प्रॉपर्ली किस में आ जाते हैं, शासक निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं। शासक निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं, यानी कि किंग मेकर के रोल में आ जाते हैं। और आना किसको चाहिए था, रजिया को आना चाहिए था, यानी कि इल्तुतमिश के डेथ के बाद रजिया को आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने रजिया का नाम नहीं लिया, बल्कि रजिया का ही एक भाई आपको दिखाई पड़ेगा। रजिया का ही क्या है, एक भाई आपको दिखाई पड़ेगा, और नाम क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज है। नाम क्या है, रुकनुद्दीन फिरोज। इसको दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तुर्काने चाहलगानी के मेंबर ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एक महिला हमको शासित करने की बात करे, या एक महिला की जो डायरेक्शंस हैं, एक महिला के जो आदेश हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कोई काम करना पड़े। यानी कि रजिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। और रजिया का ही एक भाई रुकनुद्दीन फिरोज नाम के व्यक्ति को क्या है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन मामला कुछ ऐसा बना कि इनके शासनकाल में जो शासन की बागडोर है, इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में जो शासन की बागडोर रहेगी, आप ऐसा कहेंगे, जो शासन की बागडोर रहेगी वो किसके हाथों में आ जाएगी, वो इन्हीं की माँ शाह तुर्कान के हाथों में आ जाएगी। इन्हीं की माँ शाह तुर्कान के हाथों में आ जाएगी। शाह तुर्कान के बारे में हमेशा मैंने कहने की कोशिश की कि शाह तुर्कान जो हैं ये इल्तुतमिश की लीगल वाइफ नहीं थी। शाह तुर्कान को क्या है, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाते हुए इल्तुतमिश ने अपनी पत्नी के रूप में वो क्या है, इनको लेकर के चले। शाह तुर्कान को ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा ही गंभीर शोषण किया गया है। अब जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज नाम के व्यक्ति को दिल्ली के सिंहासन पर इस्टेब्लिश किया गया, शाह तुर्कान को मौका मिल गया। शाह तुर्कान ने कहा कि जितना मेरा गंभीर शोषण हुआ है अब एक एक का बदला लिया जाएगा। कहते हैं कि शाह तुर्कान का जो शासनकाल है, इस शासनकाल को मध्यकालीन, यानी कि इस बागडोर को आप क्या कहेंगे, बागडोर कहेंगे, क्योंकि गद्दी पर तो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बागडोर किसके हाथों में, शाह तुर्कान के हाथों में। तो ये जो बागडोर है, इस बागडोर को आधार बना करके इतिहास आपको समझाने की बात करता है कि आप इसको क्या कहेंगे, आतंक के शासन की बागडोर कहेंगे। आप इसको क्या कहेंगे, आतंक के शासन की बागडोर आप इसको कहेंगे, आतंक के शासन की बागडोर आप इसको कहेंगे, है ना। अब तुर्काने चाहलगानी के मेंबर्स क्या करें, एक महिला के शासन से अपने आप को बचाते बचाते, गौर से सुनना, एक महिला के शासन से, एक महिला के आदेशों से, या एक महिला के जो निर्देशन है उनसे अपने आप को बचाते 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 दूसरी महिला के शासन के कंट्रोल में आ गए। लगभग दूसरी महिला के शासन के कंट्रोल में आ गए, है ना। तो ये जो व्यवस्था है, यहां से तुर्काने चाहलगानी के मेंबर्स जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश ये किंग मेकर के रोल में आ जाएंगे। इल्तुतमिश का जो डिक्लेरेशन रहेगा उसका कंप्लीट वायलेशन करके चलेंगे, रजिया के नाम का जिक्र तक नहीं करेंगे,
कारण भी आपको बता के चलेंगे कि हम रजिया के नाम का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। रुकनुद्दीन फिरोज नाम के व्यक्ति को गद्दे पर बैठाते हैं क्योंकि जानते हैं ये जो व्यक्ति है ये योग्यताविहीन है, जानते हैं कि इसके पास क्या है, योग्यताएं नहीं है। वो जानते हैं कि इसके पास क्या है, योग्यताएं नहीं है, और क्योंकि इसके पास योग्यताएं नहीं है हम इसको क्या है गद्दे पर बैठाएंगे, या हम इसको क्या है दिल्ली के सुल्तान के रूप में लेके चलेंगे और हम अपनी राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारी जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो तो तभी पूरी हो पाएंगी जब दिल्ली के सिंहासन पर एक कमजोर करैक्टर दिखाई पड़ेगा। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में तुर्कान चहलगानी के मेंबर घिर गए, और घेरने का कार्य किसने किया, शाह तुर्कान ने किया। घेरने का कार्य किसने किया, शाह तुर्कान ने किया। तो मैं यहां पर एक बात जो महत्वपूर्ण शुरुआत में उठाया हूं वो ये है कि इल्तुतमिश के बारे में आपको ये बात कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो अपने प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। उन्होंने ये तो बताया कि भाई उत्तराधिकार का जो प्रश्न जनरली मेरे जाने के बाद पैदा होगा, इसका निपटारा कैसे हो जाना चाहिए। तो इसका निपटारा उन्होंने फाइनली रजिया सुल्तान के पक्ष में करवाना चाहा था या रजिया के पक्ष में करवाना था, लेकिन तुर्कान चहलगानी के जो मेंबर्स हैं ये क्या बन गए, ये बन गए साहब आपके शासक निर्माता की भूमिका में आ गए, नकारात्मक बन गए। रजिया के नाम का जिक्र तक नहीं किया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन इस कमजोर व्यक्तित्व का फायदा उठा करके जिस प्रकार से तुर्कान चहलगानी के मेंबर्स अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते थे वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि शाह तुर्कान ने वो संभव होने ही नहीं दिया। वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि शाह तुर्कान ने क्या है, संभव नहीं होने दिया, है ना। अब इसके बाद में रजिया को फिलहाल मैं स्किप करूंगा क्योंकि रजिया का जिक्र मुझे फिलहाल अभी इस टॉपिक में नहीं करना है। रजिया का जिक्र हमको इस टॉपिक में नहीं करना है क्योंकि टॉपिक की डिमांड मैंने कुछ और बनाई है। टॉपिक की डिमांड जो मैं बनाई है उसमें एक आप पद का जिक्र करेंगे, एक राजनीतिक पद का आप जिक्र करेंगे, और ये जो आपका राजनीतिक पद है इसको आप क्या कहेंगे, नायब ए मुमालिकत। नायब ए मुमालिकत परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आता है, नायब ए मुमालिकत। अब मेरी बातों को गौर से समझना, प्यार से समझना। देखो ये जो आपका नायब ए मुमालिकत जैसा पद है, अगर आप इसके क्रिएशन की बात करेंगे, अगर आप इसके क्रिएशन की बात करेंगे तो क्रिएशन में 1240 से लेकर के 1242 के बीच दिल्ली के सिंहासन पर एक करैक्टर आपको मिलेगा और उसका नाम आपने पढ़ा होगा बहराम शाह के रूप में। उसका नाम आपने किस रूप में पढ़ा होगा, बहराम शाह के रूप में। यह रजिया के बाद आता है। हम यहां रजिया को जोड़ के नहीं चल रहे हैं क्योंकि रजिया की कहानी तो बहुत ज्यादा रुचि पैदा करने वाली है, तो रजिया को हम क्या एक सेपरेट टॉपिक के हिसाब से क्या है डिस्कस करके चलने वाले हैं। आप हमेशा कहेंगे, देखो परीक्षा में ना मैं हमेशा क्या सिखा रहा हूं आपको आजकल, आप चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश क्या करो। जब आप चीजों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने की बात करोगे तो जानकारी नई नई प्रकार की अपने आप ही जुड़ती रहेगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि नायब ए मुमालिकत जैसा जो पद है ये तुर्कान चहलगानी का, सवाल की लैंग्वेज ये भी तो बन सकती है कि ये तुर्कान चहलगानी का मजबूत राजनीतिक हथियार रहा, मजबूत राजनीतिक हथियार रहा, मजबूत राजनीतिक हथियार रहा। कैसे रहा अब इसको समझेंगे। अच्छा ये जो पद हमने आपको दिखाया है, ये पद हमने बताया, देखिए तथ्यात्मक जानकारी जुड़ रही है, बहराम शाह के शासनकाल में बना। तुर्कान चहलगानी का इससे ज्यादा मजबूत राजनीतिक हथियार आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कह सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी व्यवस्था रही दिल्ली सल्तनत में जिसे आप तुर्कान चहलगानी का सर्वाधिक मजबूत और राजनीतिक हथियार कहने की बात करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, नायब ए मुमालिकत जैसा पद। दो बातें और आपको याद रखनी है कि पहला व्यक्ति कौन रहा, पहला व्यक्ति कौन रहा जिसको नायब ए मुमालिकत जैसा पद दिया गया। तो किसके शासनकाल में दिया गया, बहराम शाह के शासनकाल में दिया गया। लेकिन पहला जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, एतगीन। उनका नाम क्या होगा, एतगीन होगा, एतगीन होगा। एक करैक्टर आगे आपको दिखाई पड़ेगा, नसीरुद्दीन महमूद। इतिहास में नामों का रेपिटेशन होता रहता है। ये नसीरुद्दीन महमूद वो नहीं है जिनके पक्ष में इल्तुतमिश ने वैध उत्तराधिकारी की घोषणा की थी, ये और हैं। हालांकि इल्तुतमिश के पुत्र ही हैं नसीरुद्दीन महमूद।
तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल को जब आप आधार बनाएंगे, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल को जब आप आधार बनाएंगे तो आपको ये कहना काफी आसान हो जाएगा कि इनके शासनकाल में जो बलबन है, बलबन जैसा व्यक्ति क्या रहा, नायब ए मुमालिकत जैसे पद पर रहा। अब एक नई जानकारी और जोड़ो कि जो आपका नायब ए मुमालिकत जैसा पद है, इस पर सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति जो आपको दिखाई पड़ा, तो सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति आपको कौन दिखाई पड़ा? आपको बलबन ही दिखाई पड़ा। तो मुझे मुख्य तौर पर यह भी आपको समझाना था, मुझे मुख्य तौर पर इल्तुतमिश का एक डिक्लेरेशन भी आपको समझाना था, तो हम वही बात कर रहे हैं। एक पद बाद में आपको मिलेगा, ये दिल्ली सल्तनत की बात आप कर रहे हैं, मुगल काल में इसका कोई जुड़ाव नहीं। अगर वो लैंग्वेज के बिहाफ पे आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करे, या अगर वो लैंग्वेज के बिहाफ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो आप इसका कोई भी रिलेशन मुगल काल के साथ जोड़ कर नहीं चलेंगे। कंप्लीट जो एसोसिएशन होगा वो दिल्ली सल्तनत के साथ ही होगा, दिल्ली सल्तनत के साथ ही आप क्या साथियों करके चलेंगे। रिवाइज करा देते हैं आपको। नायब ए मुमालिकत जैसा पद 1240 से 1242 के बीच जो बहराम शाह का शासनकाल आपको दिखाई पड़ेगा, उनके शासनकाल में इसका वेरी फर्स्ट क्या है? क्रिएशन है। तुर्काने चालगाने के मेंबर्स को अगर आप शासक निर्माता की भूमिका में दिखाएंगे, तो शासक निर्माता की भूमिका में ये जो पद है, ये उनका सर्वाधिक मजबूत क्या रहेगा? राजनीतिक हथियार रहेगा। इस पद पर बैठने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? एदगीन होगा। बलबन इस पद पर किस व्यक्ति के शासनकाल में बैठा? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बैठा। मैंने सावधान किया आपको, ये नसरुद्दीन महमूद वो नहीं है जिनके पक्ष में इल्तुतमिश ने अपने वैध उत्तराधिकार के संदर्भ में घोषणा की थी। इतिहास में कई बार नामों का रेपिटेशन हो जाता है, तो ये केवल क्या है? रेपिटेशन ऑफ नेम है, नाम को दोहराया गया है बस। लेकिन इनके शासनकाल में क्या है? बलबन नायब ए मुमालिकत जैसे पद पर आपको दिखाई पड़ेंगे, और नायब ए मुमालिकत का तो संपूर्ण राजनीतिक इतिहास आपका रहेगा। तो उनके संपूर्ण राजनीतिक इतिहास को आधार बनाते हुए आपको यह कहना काफी आसान हो जाता है कि सर्वाधिक ताकतवर जो व्यक्ति आपको दिखाई पड़ेंगे वो आपको बलबन ही दिखाई पड़ेंगे। सर्वाधिक ताकतवर व्यक्ति को दिखाई पड़ेंगे, आपको बलबन ही दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया, इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, है ना। वे तुर्काने चालगाने के मेंबर्स ने इस नई प्रकार की व्यवस्थाओं को आखिर बनाए क्यों? तो मैं आपको यहां पे ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका व्यवहार अब यहां पे कैसा हो जाना चाहिए। एक बात देखो, मान लीजिए आपने कहा तुर्काने चालगानी, आपने क्या कहा? तुर्कान ए चहलगानी, और आपने तुर्काने चहलगानी को किस व्यवस्था के साथ जोड़ा? शासक निर्माता जैसी व्यवस्था के साथ आपने जोड़ा। अब जब शासक निर्माता की व्यवस्था के साथ आपने जोड़ा, तो पहले जिक्र किसका करो? रुकनुद्दीन फिरोज का। पहले जिक्र किसका करो? रुकनुद्दीन फिरोज साहब का जिक्र करो। यानी कि तुर्काने चालगानी ने शासक निर्माता की भूमिका निभाई और अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रुकनुद्दीन फिरोज जैसे व्यक्ति को क्या है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जैसे ही शासन की बागडोर शाह तुर्कान के हाथों में आई, लेकिन जैसे ही शासन की जो बागडोर है वो शाह तुर्कान के हाथों में आई, वैसे ही तुर्काने चालगानी के जो मेंबर्स हैं वो हार गए। अब तुर्काने चालगानी के मेंबर्स क्या चाहते हैं? तुर्काने चालगानी के मेंबर्स ये चाहते हैं कि भैया एक तरफ कौन दिखाई पड़ेगा आपको? सुल्तान। एक तरफ आपको कौन दिखाई पड़ेगा? सुल्तान आपको दिखाई पड़ेगा। जब तक तुर्काने चालगानी की व्यवस्था काम करती रहेगी, तो सुल्तान के रूप में जो व्यक्ति आएंगे वो कमजोर व्यक्ति ही आपको दिखाई पड़ेंगे। सुल्तान के रूप में जो व्यक्ति आएंगे वो आपको क्या? कमजोर व्यक्ति ही आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने शासक निर्माता की भूमिका निभाते हुए क्या है? कमजोर लोगों को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने का काम किया। मामला वही बनेगा ताकि उसकी कमजोरी का फायदा उठा पाएं और अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएं, तो अब इनका मानना यह है कि भैया सुल्तान के सामने आपको नई व्यवस्था बैठानी होगी। सुल्तान के सामने क्या? आपको नई व्यवस्था बैठानी होगी, और वही जो आपकी नई व्यवस्था वो क्या है? वो एक राजनीतिक पद है। वही जो आपकी नई व्यवस्था वो क्या रहेगा? वो एक राजनीतिक पद रहेगा। और इस राजनीतिक पद को आप क्या कहने की बात करेंगे? नायब ए मुमालिकत।
इस राजनीतिक पद को आप क्या कहने की बात करेंगे? नायब ए मुमालिकित। अब तुर्कान चालगानी के मेंबर्स आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सुल्तान तथा ये जो नया पद हमने दिखाया है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे? हम डिवीजन ऑफ पावर्स करा देंगे। इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे? हम डिवीजन ऑफ पावर्स करा देंगे, यानी कि हम शक्तियों का विभाजन करा देंगे और शक्तियों के विभाजन के धरातल पर सुल्तान को डाउन कर देंगे और ये जो नया पद है इसको हम क्या है? शक्तिशाली बनाएंगे। यानी कि शक्तियों को जो आपका विभाजन होगा उसमें सुल्तान क्या है? केवल आदेश देने का मालिक रहेगा और आदेश भी किसके अकॉर्डिंग देगा? हमारे अकॉर्डिंग देगा। हम जैसा शाही आदेश जारी करवाना चाहेंगे शाही आदेश वो जारी करेगा अपने नाम से, लेकिन आदेश कैसा होगा, आदेश की महत्ता क्या होगी, आदेश की गंभीरता क्या होगी, इन तमाम बातों का अंतिम जो निर्धारण है हम करके चलेंगे। तो मैंने समझाया कि इस पद को सुल्तान जैसे पद के सामने रखते हुए तुर्कान चालगानी के जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स करा देते हैं दोनों के बीच में, और डिवीजन ऑफ पावर्स कराते हुए सुल्तान के पद को क्या है वो डाउन करने की बात करते हैं और नायब ए मुमालिकत जैसे पद को थोड़ा क्या है अपर हैंड पर लाने की बात करते हैं। इसको बना देते हैं शक्तिशाली, इसको बना देते हैं कमजोर, और ये इन्हीं का क्या है? सबसे मजबूत और राजनीतिक हथियार है। इसी पद का इन्होंने लगातार प्रयोग किया और इसी पद का प्रयोग करते हुए अपने तमाम प्रकार के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की। लेकिन आप बलबन के बारे में जानते होंगे। बलबन तुर्कान चालगानी का एक ऐसा मेंबर रहा है कि तुर्कान चालगानी ने जितने भी उस समय षड्यंत्र किए उन तमाम प्रकार के षड्यंत्रों में बलबन का योगदान रहा, लेकिन बलबन पता का क्या रहा? वो पर्दे के पीछे रहा, वो पर्दे के सामने कभी आए नहीं। तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र हैं, तमाम प्रकार के जो कंस्पिरेसीज हैं, उनको बनाने में बलबन का मेजर रोल आपको लेकर चलना पड़ता है, लेकिन बलबन कभी भी अपने आप को एक्सपोजर नहीं देता। वो जो अदर मेंबर्स ऑफ द तुर्कान चालगानी आपको दिखाई पड़ेंगे उनको एक्सपोजर देगा, उनका इस्तेमाल करेगा, उनको बाहर रखेगा और अपने आप को क्या है पर्दे के पीछे रखने की बात करेगा। लेकिन आप ये समझ जाओ बलबन जानता है कि अगर तुर्कान चालगानी की व्यवस्था है तो सुल्तान के पद की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है इसमें कभी भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। मैंने क्या कहा? बलबन जानता है कि अगर सुल्तान के पद की और राजनीतिक प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि करनी है तो तुर्कान चालगानी जैसी जो व्यवस्था है इसको आपको समाप्त करके चलना होगा। अगर तुर्कान चालगानी जैसी व्यवस्था बनी रहेगी तो सुल्तान के पद की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उसमें आप वृद्धि नहीं कर सकते। यही तो कारण है कि बलबन ने अपने शासनकाल में क्या है तुर्कान चालगानी का कंप्लीट सप्रेशन किया। और जब बलबन ने अपने शासनकाल में तुर्कान चालगानी का कंप्लीट सप्रेशन किया तो आपने पढ़ा होगा उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। रक्त एवं लोह की नीति का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार करना। बहुत ज्यादा कठोर व्यवहार का मतलब क्या होता है कि उसने जब तुर्कान चालगानी की व्यवस्था को समाप्त किया तो केवल तुर्कान चालगानी के मेंबर्स को मरवाया ही नहीं, तुर्कान चालगानी के जो मेंबर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स का भी कत्लेआम करवा दिया। तुर्कान चालगानी के जो मेंबर्स रहे उनके जो आपके नजदीकी दोस्त हैं उनका भी कत्लेआम करवा दिया। तुर्कान चालगानी के जो मेंबर्स रहे उनके जो आपके वेरी क्लोज रिलेटिव्स हैं उनका भी कत्लेआम करवा दिया। यानी कि रक्त एवं लोह की नीति का मतलब यह होगा कि तुर्कान चालगानी के मेंबर्स को मारने के साथ साथ उनके जो चारों तरफ के लोग हैं उनका भी क्या है उनकी भी हत्याएं करवाएगी। क्योंकि बलबन जिस तरीके से तुर्कान चालगानी की व्यवस्था का सप्रेशन करके चलता है, बलबन पीछे कोई स्पेस छोड़ के नहीं चलेगा। बलबन का कहना यह था कि तुर्कान चालगानी की व्यवस्था की ओर से आने वाले समय में कोई नई प्रकार की दावेदारी लेकर के न आए। इस नाते तुर्कान चालगानी की व्यवस्था का जो हमें सप्रेशन करना होगा, जो हमें दमन करना होगा, वो कुछ इस प्रकार करना होगा कि आगे कोई ऐसी संभावना व्यक्त ना हो पाए कि तुर्कान चालगानी की व्यवस्था को कोई नए रूप में लाने की कोशिश करे। क्योंकि अब तो ये कहना काफी आसान हो गया है कि बलबन जानता है कि तुर्कान चालगानी के मेंबर्स किस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, किस तरीके से सुल्तान के पद की और राजनीतिक प्रतिष्ठा में गिरावट लाने का काम करते हैं,
और जब उनको सुल्तान बनने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहली बार यही समझा कि सुल्तान के पद की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है उसमें अगर कोई मजबूती के साथ वृद्धि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था का वेरी कंप्लीट, वेरी डीप, वेरी प्रॉपर, बाय द बुक आपको सप्रेशन करके चलना पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसी गुंजाइश आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था को कोई नया रूप देना चाहे, कोई नया जन्म देना चाहे। लेकिन अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आपसे सवाल यह पुटअप किया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का निम्न में से ऐसा कौन सा सुल्तान रहा जिसने नायब ए मुमालिकत जैसे राजनीतिक पद को समाप्त करने का कार्य किया, तो यहां आपका आंसर बलबन ही होना चाहिए, बिल्कुल बलबन ही होना चाहिए। क्योंकि अगर बलबन ने अपने शासनकाल में तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था का कंप्लीट सप्रेशन कर दिया था, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका राजनीतिक पद बना हुआ था उस समय, जिससे आपने तुर्काने चहलगानी के मेंबर्स का सर्वाधिक मजबूत राजनीतिक हथियार कहा, तो ये व्यवस्था भी तो खत्म हो गई होगी। अगर जब आप समझो जब तुर्काने चहलगानी ही नहीं रहा तो ये जो आपका एक राजनीतिक पद उस समय रहा तो इसका प्रभावी तो आप नहीं दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो बलबन के शासनकाल में दोनों बातें आपको लेकर के चलनी है, तुर्काने चहलगानी का सप्रेशन जैसा मैंने आपको सिखाया, और साथ ही साथ नायब ए मुमालिकत जैसा जो राजनीतिक पद होगा इसकी समाप्ति का जो मेन क्रेडिट है आप किसको देके चलेंगे, आप बलबन को देके चलेंगे। अब होगा क्या, अगर ये पद आपकी परीक्षा में आएगा अब आप हारोगे नहीं। इसके हर पहलू को मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि मैं रजिया को रोक के चलाऊंगा अभी, क्योंकि रजिया का यहाँ बीच में जुड़ाव है ना, जिस तरीके से होना चाहिए उतना तो मैंने कर दिया है, लेकिन रजिया का जो आपका कंप्लीट चैप्टर है उसके लिए किसी और दिन आपको क्या है एक नई वीडियो, एक नई कक्षा के माध्यम से हम जागरूक कर देंगे। आज मुख्य तौर पर इल्तुतमिश का मेजर 1 डिक्लेरेशन, तुर्काने चहलगानी का शासक निर्माता की भूमिका में आ जाना, नायब ए मुमालिकत जैसा राजनीतिक पद की व्यवस्था जो है उसको आप कैसे समझ के चलेंगे, और बलबन तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था के संदर्भ में और नायब ए मुमालिकत जैसे पद के संदर्भ में किस प्रकार का व्यवहार अपना के चलेगा। तो आज हमने इन मुद्दों पर चर्चा की है। हम तो वही कहेंगे, आने वाले समय में अगर ये पोस्ट, अगर ये कैलकुलेशन आपके एग्जामिनेशन में हो जाती है तो कैसी भी टिपिकल लैंग्वेज आपको बना के दे, अगर आप कक्षा के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित तरीके से जागरूक करके चलेंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में परेशानियों का, दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम इस कक्षा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।